जब हम एक भारतीय चक्रवर्ती का बात करते हैं तो उनका जो दिग्विजय का कारण है ये बहुत अलग है। जो दुनिया के इतिहास में हम आक्रमणकारियों का बात करते हैं ना, उनका जो कारण होता है एक आक्रमण के लिए, और हमारे जो चक्रवर्तियों के कारण है वो बहुत ही अलग है। धर्म, राष्ट्र या समुदाय को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं रहते। जो जेरूसलम थी, जो आज के इसराइल में है, तो वो जेरूसलम के राजा ने, जो एक बहुत प्राचीन कबीला था जो मूर्ति पूजा करती थी, तो एक अश्वमेध यज्ञ सम्राट अशोक की हमें जिक्र बहुत सारे सूत्रों से मिलती है। यहाँ तक कि एक चीनी युआन सोर्स से भी हमें मिलती है। बेसिकली एक मिंग डायनास्टी, जो एक चाइनीज डायनास्टी है, उससे हमें उल्लेख मिलती है कि एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था और उसमें 3 राजकुमार, मौर्य राजकुमार, इन्होंने यूनान जो है, जो आज एक साउथ वेस्ट चाइना का एक प्रांत है, उस पे उन्हें पूरी तरह से अपना वर्चस्व लगाया था। और उधर उनने राइस कल्टीवेशन है उसकी उन्होंने एक्चुअली इंट्रोडक्शन किया था, और उधर से वो चीन चली गई थी। चंपा या वियतनाम में एक राजा थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के साथ एक गठबंधन बनाया। वो खुद पूरी सांस्कृतिक रूप से वो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। तो एक फैंगवांग वेन उनका नाम था, उन्हें भद्रवर्मन नाम अपना लिया, और उन्होंने माइसॉन में एक बहुत बड़ी महादेव की मंदिर भी बनाई। अपने आप को अलहिंद की सेना से बचाने के लिए आप एक गढ़ या किला बनाए उधर, और वो किला का नाम उन्होंने बासरा रखा, जो मध्य पूर्व एशिया के एक बहुत प्रचलित और एक बहुत ऐतिहासिक शहर है आज तक। इनफैक्ट बसरा तो इराक का नंबर 2 का शहर है, जिसे ये पूरे एरिया जो है बसरा और अल्फा को अर्द ए हिंद यानी लैंड ऑफ इंडिया, ये अरब लोग खुद कहते हैं। लक्ष्मण देव ने वंशु नदी, जो ऑक्सस रिवर है, उधर उन्होंने एक छावनी लगाई थी, और जो तुरुष्क थे, तुरुष्क यानी जो तुर्क थे, तुरुष्क के सेनापति का विनाश किया था। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, दी जयपुर डायलॉग पॉडकास्ट, और एज वी कॉल इट दी TJD पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं श्री वेंकटेश रंगन, और श्री वेंकटेश रंगन की इस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप वेंकटेश जी? बहुत ही बढ़िया हूँ संजय जी, एंड बहुत ही धन्यवाद है आपका कि आपने हमें निमंत्रण दिया जयपुर डायलॉग्स में आके उपस्थित होने के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मंच मिला मेरी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो पुस्तक है, इसका बड़ा ही एक रोमांचक मैं कहूँगा विषय है, भारत्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन फॉरेन लैंड्स। ये सुबु पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है, भारत्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन फॉरेन लैंड्स। और ये विषय रोमांचक इसलिए है क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं वो ये कहते हुए नहीं थकते कि हम एक वसुधैव कुटुंबकम वाले, हम एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं, और हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम पैसिफिस्ट्स हैं, हम बड़े शांति प्रिय हैं। यद्यपि कई बार हम लोग इसका प्रतिकार करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो छात्र धर्म है और जो रजोगुण है, वो तो जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसका ही एक भाग है। तो ये कहना कि साहब कि हमने कभी जो है छात्र कर्म किया नहीं और हम केवल आक्रांताओं के आक्रमण ही झेलते रहे, तो बड़ी विचित्र बात हो जाती। तो इसलिए इस पुस्तक के लिए आपका साधुवाद है। क्या आपकी ये पहली पुस्तक है? नहीं, ये एक्चुअली मेरी तीसरी पुस्तक है। तो इसके पहले मैंने और 2 पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम है फर्स्ट रिपब्लिक, जो मराठा साम्राज्य के ऊपर थी, और दूसरा पुस्तक का नाम था एज ऑफ पाई एंड प्रोज, जो हमारी प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और जो लिटरेरी उपलब्धियां हैं और उसने कैसे विश्व पे अपना वर्चस्व जमाया, उस पे ऊपर मेरी दूसरी पुस्तक थी। तो तीसरी पुस्तक ये भारत्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन फॉरेन लैंड्स है। तो आपने जो इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, क्योंकि जो भारत के जिन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात आपने कही है फॉरेन लैंड्स में, तो उसके लिए आपने जो भारतीय परंपरा के जो सिद्धांत हैं, जो मेरे विचार से हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चक्रवर्ती सम्राटों की बात करते हैं, हम लोग दिग्विजय की बात करते हैं, और हमारे इतिहास में अश्वमेध यज्ञ की बात आई है। तो ये जो आपने इसमें डिस्क्राइब किए हैं, जिनका आपने पूरा एक वर्णन किया है,
वो क्या सारे के सारे इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित लगते हैं आपको? डेफिनेटली। देखिए संजय जी, जो हमारी पूरी सभ्यता की नींव है, ठीक है, वो नींव हमारी जो वैदिक परंपरा और जो हमारी सनातन इतिहास है, जो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, जो भी आदि ग्रंथ हैं, उनसे जैसे आपने कहा है कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट कैसा होना चाहिए, उससे ये निकल के आती है। एक बहुत प्रचलित एक संस्कृत की कहावत भी है कि शितम विजयती सुचरित्रैर दिव्यम जयति विक्रमादित्य। तो एक अगर एक चक्रवर्ती हो विक्रमादित्य जैसे, तो पहले पूरी शितिम जो क्षितिज है पूरे वो जीत लेता है अपनी सैनिक बल पे, और फिर सुचरित्र से वो सभ्यताओं को बढ़ावा देता है, विस्तार करता है, तो एक सिविलाइजेशन रिन्यूअल कर लेता है। सो देयर वाज ऑलवेज दिस कॉन्सेप्ट कि हमारी जो परंपरा है, और जैसे आपने बोला एक शास्त्र धर्म है, उसका एक अभिन्न हिस्सा ये है कि एक दिग्विजयी चक्रवर्ती विश्व विजय करे। और देखिए, एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी पुस्तक में भी है, जब हम एक भारतीय चक्रवर्ती का बात करते हैं तो उनका जो दिग्विजय का कारण है ये बहुत अलग है। जो दुनिया के इतिहास में हम आक्रमणकारियों का बात करते हैं ना, उनका जो कारण होता है एक आक्रमण के लिए, और हमारे जो चक्रवर्तियों के कारण है वो बहुत ही अलग है। तो हमारे जो दिग्विजय होते हैं वो कोई धर्म, राष्ट्र या समुदाय को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं रहते हैं, एंड दैट इज एक पॉइंट जो मैं काफ़ी एम्फेसाइज करता हूँ। तो ये या तो जैसे एक बहुत पिछड़े या पाषाणकालीन इलाका होते हैं, उसमें जाके कृषि, सभ्यता, शहरीकरण, उसका नींव डालना, चाहे वो हो, या अगर आक्रमणकारियों हो उनका प्रति आक्रमण, काउंटर ऑफेंसिव उनके देशों में करना वो हो, या हमारी आर्थिक सुरक्षा, जो हमारे आर्थिक गतिविधियां होते हैं प्रदेश में, उसकी सुरक्षा हो, या प्रवासी भारतीय समुदाय हो उसकी सुरक्षा हो, या प्राचीन सभ्यताएं जो हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हैं उनकी सुरक्षा हो। तो ऐसे अलग अलग कारणे हैं जो आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम हो, तो ये प्रिंसिपल को भी सपोर्ट करते हुए ये शास्त्र धर्म की एक परंपरा है। तो वही मैं एक्चुअली एक दर्शाना चाहता हूँ ये पुस्तक के जरिए। जी हाँ, जैसे अश्वमेध यज्ञ का जो एक कॉन्सेप्ट आता है, जो उसका जो परिकल्पना है, वो इसी दिग्विजय, बल्कि जो मैंने देखा है महाभारत में, तो महाभारत में दिग्विजय से ऊपर अश्वमेध यज्ञ को रखा गया है। और दुर्योधन ने कर्ण को दिग्विजय के लिए भेजा, लेकिन युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। करेक्ट। तो युधिष्ठिर को उससे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। और यह आपकी बात सही है कि ये जो सर्वश्रेष्ठतावाद या जिसको सुप्रीमेसिज्म कहते हैं, वे उस प्रकार का जो वाद है वो हमें कहीं अपनी परंपराओं में दिखता नहीं है। तो आपने इस पुस्तक में लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी से इन विजयों का या महाविजयों का, अभियानों का, इनका उल्लेख किया है। सो बेसिकली मेरे जो पीरियड है वो है 900 ईसा पूर्व से पहले, 900 BC तो 1680 1680 AD, और ये लगभग 3000 साल का एक ड्यूरेशन मैंने लिया है। और इस ड्यूरेशन में मुझे जो प्रमाण मिले हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उससे ये हम प्रमाणित कर सकते हैं कि 21 ऐसे जो प्रदेश में हमारे दिग्विजय और सैनिक कार्रवाई थे, जो हमारे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 राजवंशों ने किया है। अभी कुछ लोग पूछते हैं क्या सिर्फ 21 ही है, 21 से ज़्यादा है, 21 से कम है, तो मैं ये कहूँगा तो ये 21 तो एक मिनिमम नंबर है जो मेरे ये अनुसंधान से उभर के आया है। और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैंने जो फोकस किया है, मैंने ऑब्वियसली हमारे जो भारतीय हिंदू साम्राज्यों पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि हमारा जो ये नैरेटिव है जो आपने कहा था, ये पैसिफिज्म का या अहिंसावाद का एक्सेट्रा, ये बहुत सालों से फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टू ऑल्सो द पोस्ट कॉलोनियल जो हमारी एक आइडियोलॉजी थी, वो बेसिकली दिस वॉज बेसिकली टारगेटेड एट आर हिंदू एंड आर भारतीय सिविलाइजेशन, दैट वो पैसिफिस्ट। तो दैट्स व्हाई माई होल फोकस वॉज ऑन दीज 14 डायनास्टीज एंड उनकी जो ये 21 बेसिकली ये दिग्विजय या सैनिक कार्रवाई है। तो इसमें आपने कहाँ से आरंभ किया है? हाँ, तो देखिए, मेरी जो सबसे प्राचीन जो मेरी दिग्विजय है या एक्सपेडिशन है, ये एक बहुत दिलचस्प एक्सपेडिशन है। तो 9वीं शताब्दी में एक बगदाद में
उनके एक बहुत धार्मिक, जो इस्लामी धार्मिक के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ रहते थे, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न जरीर अल तबारी। ठीक है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा है तारिक व रसूल अल मुल्क, और उसमें इसे तारिक अल तबारी भी कहते हैं, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इधर के जो कबीले हैं, जो तर्काश या मेडिटेरेनियन रीजन के जो कबीले हैं, उनमें एक बहुत प्रचलित एक ऐतिहासिक परंपरा है 3000 साल पहले। और वो 3000 साल पहली परंपरा क्या कहती है कि एक भारत से एक विश्व विजेता थे, और ये विश्व विजेता का नाम वो जरज देते हैं। तो अरबी में अगर जरज हो तो सेमिटिक भाषा में ये जरा होती है, तो संस्कृत में ये जय हो सकती है। लेकिन जय के पहले क्या है, उसके बाद क्या क्या विजय है, जयसिंह है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये हमें इतना पता है कि जितना बचा है वो चक्रवर्ती जय थे। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। ये कहते हैं कि उस समय में जो जेरूसलम थी, जो आज के इसराइल में है, तो वो जेरूसलम के राजा ने जो एक बहुत प्राचीन कबीला था जो मूर्ति पूजा करती थी, तो वो मूर्ति पूजा पे उन्हें प्रतिबंध लगा देता था, और काफ़ी सारे अत्याचार शुरू किए थे इन कबीलों के ऊपर। तो इस कबीले के लोगों ने अपना एक दूत भेजा भारत को, और जो भारतवर्ष के चक्रवर्ती थे और जिन्हें ये सर्च कहते हैं, उनसे अनुरोध किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप प्रबल हैं और आप हमें समझते भी हैं। तो इंटरेस्टिंगली फिर जरज ने अपने गुप्तचर भेजे पहले। तो ये बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं तबारी वो इनके अरबिक बुक में कि गुप्तचर भेजे वो जेरूसलम में, उन्हें पूरा हालात ढूंढा, कैसे आर्थिक उनकी सहनशीलता है, कैसी उनकी सैनिक शक्ति है, और उसके बाद उन्होंने एक 100 जहाज़ों की एक नौसेना नेतृत्व करके जरज खुद मध्य पूर्व एशिया तक पहुंचे। उधर से उन्हें मेडिटेरेनियन सी तक उनका एक मार्च हुआ, और फिर उन्हें पूरी तरह से जेरूसलम को घेर लिया। तो ये सबसे प्राचीन जो है हमें एक उल्लेख मिलती है एक भारतीय दिग्विजय की, और वेरी इंटरेस्टिंगली एक प्राचीन सभ्यता को लुप्त होने से बचाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कहाँ से हमें मिलती है? बागदाद की एक इस्लामी धार्मिक विशेषज्ञ की पुस्तक से। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वो खुद बोलते हैं कि ये 3 कबीलों के ऐतिहासिक परंपराओं के बेसिस पे बेस्ड। तो वो सबसे बड़ी एक मैं बोलता हूँ कि वो सबसे प्राचीन जो मेरी सबसे जो प्राचीन उल्लेख आता है मुझे। और वो आप 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप उसको प्लेस करते हैं। तो ये जो डेटिंग है ये तबारी की डेटिंग के हिसाब से है। तो उनने वो जो उनकी परंपरा है सोलोमन, उसके डेटिंग के हिसाब से किया है। तो एक्चुअल डेटिंग है तो वो हमें और अनुसंधान करनी पड़ेगी बेसिकली। जी। फिर उसके बाद तो उसके बाद मौर्य काल में मैंने काफ़ी सारे ऐसे दिग्विजयों के हमें उल्लेख मिलते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी जो एक बहुत विचित्र बात है, अगर आप कोई भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो आप सम्राट अशोक के ऊपर क्या आप सीखते हैं? आप सीखते हैं कि एक बहुत बड़ी कलिंग की युद्ध हुई थी, और फिर वो बहुत बड़े दुखी हो गए थे, और इतने दुख में आके उन्हें बौद्ध धर्म को अपना के वो पूरी तरह से पैसिफिस्ट हो गए थे। वैसे अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उसमें ये सारा डिबंक हो चुका है। एग्जैक्टली वो बौद्ध धर्म पहले ही स्वीकार कर चुके थे। करेक्ट, ये भी अब स्पष्ट हो गया है। और जो कलिंग से उनके युद्ध का जो कारण था, पूरी तरह से जो राज्यों का कारण होता है वो था, उसमें उन्होंने बहुत नृशंसता की थी। उस समय वो बौद्ध थे। उसके बाद भी उन्होंने आजीविकाओं की हत्या की। करेक्ट। जो हमारे पश्चिमी जो लेखक हैं, उनके हम कहेंगे हेगियोग्राफर, वो उनको बताते हैं कि वो पैसिफिस्ट हो गए, बड़ा दुख हुआ और वो बौद्ध बन गए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आजीविकों की हत्या की। जो इंस्क्रिप्शंस आए हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में वो लगातार धमकी देते हैं कि अगर तुमने जरा सी भी प्रजा के लिए, इंस्क्रिप्शंस में साफ साफ उनको जो है लिखा है कि दंड दिया जाएगा। तो ये जो पैसिफिज्म वाली बात है वो तो कहीं से मुझे तो नहीं जचती, आप बताएं। एग्जैक्टली। और तो इसमें एक और भी जो दिलचस्प बात है, जो मुझे दोनों बौद्ध के सूत्र और जो बाकी की सारी सूत्र है उनसे भी मिली है, ये है कि उनके जो रीन के बीच में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था उन्हें, यानी हर जगह पे विद्रोह हो गई थी, और ये विद्रोह इतनी हो गई थी कि उन्हें फिर से बहुत सारे जो वैदिक आस्तिक परंपराएं हैं उसकी उन्हें फिर से पुनर्गठन करनी पड़ी, जैसे अश्वमेध यज्ञ। तो एक अश्वमेध यज्ञ सम्राट अशोक की हमें जिक्र बहुत सारे सूत्रों से मिलती है, यहाँ तक कि एक चीनी युआन सोर्स से भी हमें मिलती है बेसिकली। तो ये अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ खुद अशोक के परिवार में एक शात्र धर्म की फिर से एक जो बोलते हैं रिवाइवल हो गई थी। उनके जो पुत्र धर्म विवर्धन कुणाल,
इन्होंने हिमालय पार करके जो तुर्किस्तान है, जो आज हम जिंजियांग बोलते हैं, और कजाकिस्तान में इसी कुर्गान रीजन है, उस पर उन्होंने अपना वर्चस्व लगा दिया था। ये एक्चुअली वैश्रावण या हमारे जो देव है श्री कुबेर, उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने खोटान, जो एक जिंजियांग में एक जगह है और एक चाइनीज सोर्स है, उधर उनने पीशी मानदेय बोलते हैं, या हम जो ऐसे बोलते हैं कुबेर की तीर्थ क्षेत्र, उसकी उनने एक स्थापना कर दी उधर, और उधर उन्होंने अपना एक प्रशासन लगा दिया। तो वो तो एक वो खुद सम्राट अशोक के पुत्र थे। उसके अलावा हमें एक मिंग डायनास्टी, जो एक चाइनीज डायनास्टी है, उससे हमें उल्लेख मिलती है कि एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, और उसमें 3 राजकुमार, मौर्य राजकुमार, इन्होंने यूनान जो है, जो आज एक साउथ वेस्ट चाइना का एक प्रांत है, उस पर उन्हें पूरी तरह से अपना वर्चस्व लगाया था। और उधर उनने जो चावल, राइस कल्टीवेशन है, उसकी उन्होंने एक्चुअली इंट्रोडक्शन किया था, और उधर से वो चीन चली गई थी। तो ये जो सफ़ेद चावल, दे आर कॉल्ड एक्चुअली बाई फेंगवेंग बोलते हैं उन्हें। यूनान यानी चेंगडू, जिसका यस चेंगडू, यस करेक्ट चेंगडू है। तो उस हमें एक और अच्छे एक्सपेडिशन मिलती है। तीसरी जो है, हमें काफ़ी सारे चाइनीज सोर्सेस हैं, जैसे टैंग के हो, चाहे वो जिन के हो, चाहे वो मिंग हो, युआन हो, या लियांग के हो, जो खुद ये कहते हैं कि मौर्यकालीन समय में भारतीय शासन चीन पे लागू था। मैं चीन बोल रहा हूँ जो प्राचीन चीन है, यानी आज के जो पूर्वी और मध्य चीन है, उस पे भारतीय शासन लागू था। एक चाइनीज एम्परर थे जिनका नाम था वू ऑफ लियांग। तो उन्होंने एक पब्लिकली एक जो उनकी एक पुस्तक थी आयु वांग जिंग, उसकी उन्होंने एक पब्लिक सेरेमनी रखी, और वो आयु वांग जिंग में ऐसे लिखा है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली ये लिखा है कि इधर मौर्य शासन था, और ये एक जो उन्हें एक आयरन व्हील मोनार्क, ये जो उन्होंने एक टाइटल दिया है, वो एक सैनिक टाइटल थी। तो इट वाज अ मिलिट्री एपिटेट व्हिच वाज गिवन। तो ये एक प्रशासन भी थी उधर। और वो समय क्या था, चीन में काफ़ी सारी एक जो बोलते हैं अलग अलग राज्य थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये भारत का मौर्य जो शासनकाल था, इन्होंने चीन पे शासन किया, और इसके तुरंत बाद जो चीन के पहले सम्राट थे जिन्होंने चाइना को यूनिफाई किया, इसे शी हुआंगडू कहते हैं, ये इसके तुरंत बाद आते हैं। यानी भारत के शासनकाल ने वो नींव रखा जिससे हैन चाइना का एटलीस्ट एकीकरण हो गया, और जो चीनी सभ्यता है उसकी एक फाउंडेशन मिल गई थी। तो ये भी हम मौर्य काल से हमें एक जिक्र मिलता है। तो एक काफ़ी हमें आप देख सकेंगे मौर्य काल में 3-4 तो ऐसे हमें उल्लेख तो मिल ही जाते हैं। चीनी सभ्यता का प्रादुर्भाव जो है वो भारत के कारण हुआ। ऐसे चाइनीज के वो एम्परर खुद कहते हैं ऐसे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो खुद अपने आप को एक चक्रवर्ती के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो आप ये उनकी एक मंत्री हैं, माने उनके नहीं, उनके बाद एक टैंग डायनास्टी हुई थी, उनकी एक मंत्री है चैंग युए। तो चैंग युए बोलते हैं कि एक सम्राट कैसे होना चाहिए, और पूरी तरह से वो जो एक चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट को वो लेते हैं। इनफैक्ट उनका एक वर्ड है शेन पू चुआ, जिनका आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे वो है जाम्बू द्वीप। ओके। तो ऐसे तो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी, तो आयरन व्हील मोनार्क, जो व्हील है चक्रवर्ती, हम जो हम बोलते हैं जो चक्रवर्ती होते हैं, गोल्डन व्हील मोनार्क। तो ऐसे जो है उनकी कॉन्सेप्ट जो थी काफ़ी सारे वो चक्रवर्ती इतिहास से प्रभावित थी, एंड ऑब्वियसली वो खुद कहते हैं कि उन पे भारतीय शासन लागू थी। जी, और फिर आगे चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ, तो हम फिर आगे हम अगर हम गुप्तकालीन का बात किया करें, तो गुप्तकालीन में मैंने फिर से 2 ऐसे महत्वपूर्ण जो बोलते हैं मैं दिग्विजयों के मैंने जिक्र किया है। एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और ये तो काफ़ी प्रचलित भी है कि इन्होंने जो पर्शिया है, परासिक जो उनका द्वीप बोलते हैं, उनके खिलाफ फिर जो हन है उनके खिलाफ वंशु को पार करके, वंशु यानी ऑक्सिस को पार करके, और फिर उसके बाद काम्भोज और उत्तर कुरु पे उन्हें अपना वर्चस्व जमा। तो मैंने इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मैंने थोड़े देखे हैं, जो परवान प्रोविंस है अफगानिस्तान की। तो मैंने जो बुद्ध प्रकाश जी है उनकी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके मैंने प्रमाण दिए हैं। फिर मैंने न्यूमिस्मैटिक प्रमाण भी दिए हैं जो पर्शियन कॉइनेज है, और मैंने प्रमाण दिए हैं पर्शियन लिटरेचर से। तो एक कारनामे आधारशील पप्तान के एक पहलवी जो पुरानी पर्शियन की एक पुस्तक है, उस पर भी हमें इसकी उल्लेख मिलती है।
तो सब ये प्रमाणों को जोड़ के हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना अधिकार, और ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, यानी उनका एक आक्रमण होने वाला था भारत के ऊपर, तो ये प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ये आक्रमण किया, एक दिग्विजय किया परासिकों और हुन्नों के विरुद्ध। तो ये एक थी। और दूसरी तो उनकी दक्षिण पूर्व एशिया पे एक बहुत तगड़ा जो है अधिकार जमा था गुप्त साम्राज्य का। एक ट्रीटी अलायंस भी थी। तो इनमें आप देखेंगे तो उनका एक संस्कृत जो प्रयाग प्राशस्ती है, एक सर्वद्वीपवासिन, तो सर्वद्वीपवासिन या सर्वद्वीप के जो निवास करते हैं, वो जो भी राजा थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था। और ट्रीटी की क्या कंडीशन थे, जैसे आप बोलते हैं कि स्व विषय भुक्ति शासन याचना, या याचना करते हैं कि मैं खुद की विषय भुक्ति की आप रक्षा कीजिए, मैं शासन करूं उसकी तो उसकी आप रक्षा कीजिए। आत्मनिवेदन, मैं खुद आके मैं आत्मसमर्पण या मैं खुद आपके दरबार में आके मैं उपस्थित हो जाऊं, जो ये राजा थे। और कन्योपदान, तो मैट्रिमोनियल अलायंस थे, जो दान थे एक्सेट्रा। तो इसके हमें एक्चुअल उल्लेख भी मिलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के लिटरेचर से। फॉर एग्जाम्पल मलया में एक राजा थे जिनके विरुद्ध में एक विद्रोह हुआ था, तो वो भारत आके आश्रय लिया था उन्होंने गुप्त साम्राज्य में, और फिर वापस उनका एक पुनरागमन और राज तिलक हुआ मलया में भारत की सहायता से। सिमिलरली चंपा या वियतनाम में एक राजा थे जिन्होंने ना तो गुप्त साम्राज्य के साथ एक गठबंधन बनाया, वो खुद पूरी सांस्कृतिक रूप से उन्होंने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। तो एक फैंगवांग वेन उनका नाम था, उन्होंने भद्रवर्मन नाम अपना लिया, और उन्होंने माइसॉन में एक बहुत बड़ी महादेव की मंदिर भी बनाई। फिर वो चीन के साथ उनकी एक बहुत बड़ी युद्ध चली, और इस गठबंधन के चलते हुए उनने चीन से विजय पाली। और जो नाट नाम उनकी जो उत्तर वियतनाम में जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, उस पे उन्होंने विजय पा लिया। तो उनके जो पुत्र थे उनने जहाज में बैठ के पूरी तरह से वो भारतवर्ष आए थे फिर से गुप्त साम्राज्य में बसने के लिए। तो ऐसे हमें गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, ऐसे दिग्विजय और सैनिक कार्रवाई। इसके साथ साथ जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने भी बहुत सारे इस तरह के एक्सपीडिशंस किए हैं। तो ये जो आपने बताया है कि ये पर्शिया तक गए थे, तो पर्शिया में कहाँ तक गए थे, किस स्थान का कुल उल्लेख है? देखिए पर्शिया में देखेंगे तो बहुत सारे राजा गए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो बात है वो उनके जो सिस्तान प्रोविंस है उधर एक जो बोलते हैं एक युद्ध की एक हमें उल्लेख मिलती है सिस्तान प्रोविंस में, सिस्तान और निर्मूस में। लेकिन आप अगर पर्शिया देखेंगे जनरली उसमें बहुत सारे ऐसे भारतीय चक्रवर्ती हैं जिनने उधर पर्शिया ही नहीं पूरे मध्य पूर्व एशिया में अपना वर्चस्व जमाया। फॉर एग्जाम्पल आपने दक्षिण राजाओं की बात की, जी हाँ जी। तो एक बहुत ही मैं बोलता हूँ कि मुझे जो प्रेरित करने वाली एक दिग्विजय है वो है चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, या जो सत्याश्रय पुलकेशिन परमेश्वर बोलते हैं। इन्होंने राशिदुन खालीफेट, तो अगर आप रशीदुन खालीफेट जो होती है, तो अगर आप देखेंगे तो 7वीं शताब्दी में जो इस्लामी इतिहास है उसकी जो पहले खालीफेट थी तो वो थी रशीदुद्दीन खालीफेट। तो ये रशीदुन खालीफेट ने अल फौ पेनिनसुला जो इराक में है उसमें अपना वर्चस्व बनाया था। उधर एक भारतीय व्यापारी समुदाय थी, एक प्रवासी भारतीय समुदाय, और इनकी रक्षा करने के लिए जो पुलकेशिन है उनने अपने नौसेना भेजी थी। ये नौसेना ने उधर जाके इन्होंने पूरी तरह से ये खालीफेट की सेना पे ढाबा बोल दिया, और वो इतने सफल हुए तो उनकी इतनी बड़ी विजय हुई कि जो रशीदुन खालीफेट की सेना वो 80 किलोमीटर पीछे हट गई। अच्छा, हाँ। और हमें एक्चुअली एक अरबी की एक जो उनके खलीफ की एक लेटर मिलती है, और वो खलीफ के लेटर में बोलते हैं कि आप अपने आप को अल हिंद की सेना से बचाने के लिए आप एक गढ़ या किला बनाए उधर, और वो किला का नाम उन्होंने बासरा रखा, जो मध्य पूर्व एशिया के एक बहुत प्रचलित और एक बहुत ऐतिहासिक शहर है आज तक। इनफैक्ट बसरा तो इराक का नंबर 2 का शहर है। तो ये बगदाद और बसरा के मोती बड़े प्रसिद्ध हुआ करते हैं, और बसरा जो है वो शतल अरब पर बसा हुआ है। जब वो एग्जैक्टली टाइग्रिस और यूफ्रेटिस दोनों नदियां आके वहाँ पे मिल जाती हैं, वहाँ पर बसरा है। तो बसरा तो बहुत ही प्रसिद्ध मध्ययुगीन नगर है। बिल्कुल सही बात। और ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि एटलीस्ट 3 अरबी ऐसे मुझे ऐसे एक अकाउंट्स मिले जिसे ये पूरे एरिया जो है बसरा और अल्फा को अर्द ए हिंद
यानी लैंड ऑफ इंडिया और भारत की भूमि, ये अरब लोग खुद कहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी जो चालुक्य की जो सैनिक शक्ति थी वो कितनी प्रबल थी कि उधर जाके उन्होंने अपना वर्चस्व जमा दिया था। तो वो एक, जैसे आपने बोला, तो ये कालखंड कौन सा हुआ, ये पुलकेशिन द्वितीय वाला? ये पुलकेशिन का 7वीं शताब्दी, अर्ली 7th सेंचुरी, 630 to 633। तो वही आपने बोला रशीदुन खलीफत के वक्त का है, तो रशीदुन तो 652 में समाप्त हो गए थे। करेक्ट। फिर उसके बाद 750 तक तो उमैयद थे, फिर 750 के बाद फिर अब्बासी आ गए थे। तो अब इसके आगे चलें। सही। तो चालुक्य बाद फिर से हमें पूर्व एशिया में हमें काफ़ी ऐसे कार्रवाई हमें मिलते हैं। एक तो है हमें जो 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजवंश, जो कन्याकुब्ज के राजवंश, एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश थे, उनमें प्रतिहार नागभट्ट के एक बहुत बड़े सम्राट थे, नागभट्ट द्वितीय। तो एक प्रशस्ति मिलती है हमें, गोपद्री प्रशस्ति, जैसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ASI के जो रिकॉर्ड्स है उसमें। तो ये गोपद्री प्रशस्ति में बोलते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री राम ने समुंदर पार करके लंका पे आक्रमण करके जो अधर्म है उसका नाश करके धर्म की एक स्थापना की थी, वैसे ही ये प्रभु के परम भक्त नागभट्ट ने अपने सुपुत्र द्वारा, जिनका भी नाम इनने प्रभु जी के नाम से ही रखा था, रामभद्र का नाम था, तो ये रामभद्र ने एक नौसेना दल अपरंत समुद्र पार करके एक छापेमार, जैसे उनकी लंका है, लंका की जलाई, यानी एक नौसैनिक छापेमार युद्ध का एक बहुत अप्रतिम, मैं कह सकता हूँ एक उदाहरण है ये। तो उन्होंने पर्शिया गल्फ में जाके जुल्फर दिब्बा और बासरा, तो जुल्फर दिब्बा तो आज के UAE में पड़ गए, जो हम दुबई अबू धाबी जो वो एरिया है उसमें पड़ गए बेसिकली। तो उधर उन्होंने जाके छापेमार अब्बासीद खलीफेट के विरुद्ध उन्होंने छिड़ा था, सप्लाई लाइन्स तोड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे अरबी सेना सिंध में भी थे और वो आक्रमण करना चाहते थे बहुत सारे भारतीय राज्यों पे। तो नागभट्ट ने अपनी थल सेना से पूर्वी सिंध पर विजय पाया और सामुद्र शक्ति से जो सप्लाई लाइन्स थे वो बासरा, जुल्फर और डिब्बा से सिंध तक उन्हें पूरी तरह से विनाश कर दिया। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प कार्रवाई हमें मिलती है, बहुत प्रेरित करने वाली एक बिल्कुल प्रेरणास्पद है निश्चित रूप से। और इसके अरबी सूत्र भी हैं, एक ओमानी सूत्र है और एक इराकी सूत्र है, दोनों है इसमें। तो नागराज के बाद में फिर आगे आप किसको टेकअप करते हैं अपनी पुस्तक में? हाँ, तो 8वीं शताब्दी में 2 ऐसे दिग्विजय थे जिनकी मैं उल्लेख करता हूँ। एक तो है जो मेवाड़ के महायोद्धा, महारथी, महारावल, जो बप्पा रावल हैं। बप्पा रावल जी, हाँ, तो इनकी जो मैं मानता हूँ कि इनकी जो एक बहुत बड़ी दिग्विजय जो थी वो थी एक प्रत्याक्रमण के रूप में, काउंटर ऑफेंसिव के रूप में। तो एक महमूद गजनवी के बाद इन्होंने, उसके पहले ये अरब के टाइम पे ये जो अब्बासीद खालीफेट है, तो वो हम लोग वो काल से हम निकले नहीं अभी तक। अब्बासीद खालीफेट का जो काल है, तो उन्होंने मेवाड़ पे कूच किया था, तो उन्होंने वो नकारा था और फिर एक प्रत्याक्रमण में वो खुरासान और कश्यप महासागर, जो कैस्पियन सी है, उधर तक पहुंच गए थे। आप तो इनफैक्ट कुछ ऐसे परंपरा हैं जो बोलते हैं कि इराक में भी उनका एक, इराक और फर्ज जो है ईरान में, उधर तक भी उनकी एक विजय हुई थी। इसमें हमें काफ़ी सारे जो है कॉरबोरेटिव एविडेंस मिलते हैं ये दिग्विजय के लिए। एक तो है कि आप एक्चुअली देखेंगे तो अरबी और पहलवी लिटरेचर में रावल जो है ये हमेशा एक बहुत बड़े भारतीय योद्धा या भारतीय राजा के लिए एक उपाधि दी जाती है, जिन्हें बरकम व रावल, एक बहुत बड़ी पुस्तक भी है, बरकम विक्रम या विक्रमादित्य, और रावल जो है बहुत सारे बप्पा रावल भी थे उसमें। फिर पाश्तूनों के कुछ समुदाय हैं, कुछ ऐसे कबीले हैं जैसे नौशहर पाश्तून, उनमें भी उनके जो पूर्वज है वो रावल कहते हैं बेसिकली। फिर काफ़ी सारे खुरासान और ईरान में भी आप काफ़ी शहर देखेंगे जो संस्कृत से प्रभावित है। निशापुर जो खुरासान में है, इसे कम्प्लीटली संस्कृत वर्ड ओनली बेसिकली। और निशापुर तो इनके जो इस्लामिक, जिसको हम कह सकते हैं कि इस्लामिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। एग्जैक्टली। तो ये जो है उसका जो आप वर्ड का रूट देखेंगे वो भी संस्कृत से ये आती है। उसे एक और जो उपाधि दी थी निंद्रापुर, जो, और कुछ लोग कहते हैं कि जो कि एक रात्रि के समय में एक आक्रमण हुआ था एक छावनी के ऊपर,
तो उससे भी एक ये नाम प्रेरित होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोरोबरेटिव एविडेंस है। और अगर आप बप्पा रावल की आप ये जो दिग्विजय देखें तो उस समय में और 2 सम्राट भी थे भारत से जिन्होंने ऐसे एक प्रत्याक्रमण किया था ये अरबियों के ऊपर, जो हमें गौड़वाहो से हमें यशोवर्मन की एक उल्लेख मिलती है जिन्हें पारसिकों या पर्शियंस पर उन्हें विजय पाया था। फिर ललितादित्य मुक्तापीदा, ललितादित्य का तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रचलित। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका जो राज्य था, उनकी जो राज्य की सीमाएं थी, वो संभवतः आज तक का जो भारत है उसमें सबसे अधिक उन्हीं की थी। और लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी अधिक उनकी सीमाएं बताते हैं कई बार, और उसकी कोई करॉबरेटिव एविडेंस नहीं है मेरे पास। करेक्ट, यू राइट। तो देखिए ललितादित्य मुक्तापीदा ने भी तोखारिस्तान पे अपना वर्चस्व जमाया था। तो ताजिकिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है, तो उधर जो अरबी सेना थी जो अब्बासिद खलीफेट की, वो एक्चुअली तलास तक पहुंच गई थी जो मध्य एशिया है। तो तोखारिस्तान पे उनका वर्चस्व न पड़े, इसलिए ललितादित्य ने ये काफ़ी ये सारे अभियान किए थे। तो आप अगर बप्पा रावल को देखें ना, तो ये एक समय था जहाँ या तो गठबंधन में बोल सकते हैं या इंडिपेंडेंटली बहुत अलग अलग भारतीय सम्राटों ने अब्बासिद खलीफेट के विरुद्ध में एक मोर्चा संभाला था, और एक प्रत्याक्रमण के रूप में। तो ये प्रत्याक्रमण के रूप में जो सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित अभियान है वो बप्पा रावल जी का है। तो जैसे मैंने कहा था कि डेफिनेटली कश्यप महासागर और निशापुर और खुरासन तो उनकी तो परंपरा है ही। और अगर आप भारतीय परंपरा देखें तो हम तो ये तो कहते हैं कि इराक और जो सीरिया है उसमें भी उनकी विजय पाई थी। तो एक बहुत बड़ा उनका प्रसिद्ध नाम है। तो वो एक्चुअली 8वीं शताब्दी की है। और फिर ललितादित्य की बात हम कर ही रहे हैं। ललितादित्य की बात हमने किया ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं सिर्फ पश्चिम एशिया या पश्चिम मध्य एशिया की तरफ देखूं तो फिर हम आते हैं मोहम्मद गाज़नवी के समय में। तो मोहम्मद गाज़नवी के बाद उनके जो गाज़नवी वंश थे, तो उनकी जो साम्राज्य थी, जो उन्हें यामिनी तुर्क साम्राज्य कहते थे, उनके प्रत्याक्रमण हमें एक उल्लेख मिलता है एक परमार महायोद्धा से, और इनका नाम था लक्ष्मदेव। तो एक नागपुर प्रशस्ति के एक शिला लिखी है या एक एपिग्राफिक एविडेंस है, ये इंस्क्रिप्शन है, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है। तो वो इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि लक्ष्मदेव ने वंशु नदी, जो ऑक्सस रिवर है, उधर उन्होंने एक छावनी लगाई थी, और जो तुरुष्क थे, तुरुष्क यानी जो तुर्क थे, तुरुष्क के सेनापति का विनाश किया था, और इतना बड़ा विजय पाया था कि तुरुष्कों ने अपनी पूरी सेना का आत्मसमर्पण करके उनके जो घोड़े थे, तो तुरुष्कों की घोड़े तो बहुत ही प्रचलित थे वो समय, उनका भी उन्होंने समर्पण परमार लक्ष्मदेव को दिया था। और जो कीरा के राजा थे, यानी कारा खानी, जो उज्बेकिस्तान समरकंद के राजा थे, उन्होंने अपने जो मधुर ध्वनि से परमार और जो सनातन धर्म की गायन कर दिया था। तो ऐसे ये प्रशस्ति में लिखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहाँ उनकी छावनी की लोकेशन है, जो है ये इंस्क्रिप्शन बोलती है, ये तरमेस के एक शहर है उज्बेकिस्तान में, जो इस्लामी धर्म के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था, स्पेशली टर्किश एम्पायर्स के लिए। जो 3 तुर्की साम्राज्य थे, सेल्जुक, खाराकानीद और गाज़नविद, ये तीनों तरमेस को एक बहुत बड़ी एक धार्मिक केंद्र मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रत्याक्रमण में उधर जाके तरमेस को घेर लिया। और ये भी एक फर्क है कि यहाँ तो मोहम्मद गजनी में काफ़ी सारे विध्वंस किया था हमारे मंदिरों को, इन्होंने तरमेस के जो भी उनके एक मस्जिद है, ये इसमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन एक मिलिट्री प्रेशर के रूप में उधर एक पूरी तरह से घेर लिया था। तो ये परमारा लक्ष्मदेव के हमें एक प्रत्याक्रमण की एक बहुत बड़ी उल्लेख हमें मिलती है। तो ये मध्य एशिया की एक ये है। फिर अगर हम देखें दक्षिण पूर्व एशिया, उसमें तो हमें काफ़ी सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में तो चोल राजवंश का तो लगातार वहाँ पर प्रभुत्व रहा है, और राजेंद्र चोल, राजराज चोल, और ये सब वहाँ पर सही गए हैं। और तो अगर आप देखेंगे अभी तो उनसे पहले भी काफ़ी उल्लेख मिलता है, और यहाँ तक कि आज भी आप वियतनाम, जिसको चंपा कहते हैं, या कंबोडिया, वहाँ सब जो जैसे अंकोर वाट का मंदिर भी है, वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ तो आज भी सारे मंदिर इत्यादि सब मिलते हैं। तो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति जो थी पूरे के पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई थी। नहीं, टोटली आप एकदम परफेक्ट आप ये बात कर रहे हैं बेसिकली। और जैसे आपने कहा है, चोल राजवंश के पहले भी बहुत भारतीय साम्राज्य जिनने दक्षिण पूर्व पे अपना वर्चस्व जमाया था,
जैसे अगर मौर्य कालीन में देखेंगे तो एक बोधिसत्व कल्पलता के की एक ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि नाग लुटेरे जो थे चावकम से, चावकम यानी जावा, तो उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर उन्होंने लूटमार किया था, तो देयर वाज अ पायरेसी। तो वो बंद करने के लिए मौर्य नौसेना ने उधर कार्रवाई की थी, तो इट्स लाइक एन एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो वो हमें जिक्र मिलती है। गुप्त साम्राज्य का तो मैंने बता ही दिया है। फिर एक पल्लव सम्राट की हमें एक बहुत एक प्रबल उल्लेख मिलती है, वो है पल्लव सम्राट नंदीवर्मन तृतीय। तो ये जो नंदीवर्मन थे, इनका हमें उल्लेख एक टकुआपा जो थाईलैंड है उधर एक इंस्क्रिप्शन में मिलती है। तो ये हमें क्या कहलाता है कि वो समय में एक भारतीय व्यापारी संगठन था जिनका नाम था मणिकर्मन, जो तमिल में मणिकर्मन बोलते हैं, या हम बोलते हैं मणिग्रामम, जो संस्कृत में वणिकों का ग्राम यानी व्यापारियों का ग्राम या व्यापारियों का संगठन बोल सकते हैं। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव डाला गया था मलया सुमत्र के जो राजवंश थे शैलेंद्र, उनसे। तो उन्हें काफी सारे प्रतिबंध डाले थे भारतीय व्यापारियों के ऊपर। तो इन्होंने अनुरोध किया था पल्लव सम्राट से कि आप हमारी रक्षा कीजिए, ये जो तकुआपा है हमें अच्छी धकेला जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है। तो फिर नंदीवर्मन ने अपनी एक सेनापति है नंगूरुदयन, उनके नेतृत्व में एक नौसेना दल भेज के तकुआपा पे अपना वर्चस्व जमाया और अधिकार जमा दिया। एक इंस्क्रिप्शन है थाईलैंड में ही, जो उनका नाम, नंदीवर्मन का नाम जो है अवनी नारायणन, उनकी जो एक उपाधि थी वो नाम से उन्हें उनका उल्लेख करती है, और उनकी सेनापति नंगूरदेव, उनका भी उल्लेख उसमें मिलता है। तो ये पल्लव है। और चोल का तो आपने कहा ही लिया कि राजेंद्र चोल की जो 1025 की जो दिग्विजय थी, वो तो पूरी आप बोल सकते हैं जो आसियान है, एक थिएटर लेवल जो बोलते हैं ऑपरेशन थी। यानी उन्हें मलया, सुमत्रा, वियतनाम, थाईलैंड और बर्मा में तो लड़ाई लड़ी थी एज पर द इंस्क्रिप्शंस। उसके अलावा काम्बोज या कंबोडिया उनके गठबंधन में थे। तो इन शॉर्ट द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो बोलते हैं आसियान रीजन, वो पूरी तरह से उनके अधिकार में आ गई थी। और एक शताब्दी तक हमें चोल राजवंश के उधर जो या शिल्पलिपि हो या जो उधर के ग्रंथों में उनकी उल्लेख हो, वो हमें मिल लेती है। फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र चोला के वंशज थे वीर राजेंद्र, 4 दशकों बाद उनकी दिग्विजय की 40 वर्ष बाद फिर से कदारम या मलेशिया के केदा में एक भारत के मित्र राजा थे जिनके खिलाफ एक विद्रोह हुआ था। तो वो विद्रोह को कुचलना और ये मित्र राजा को फिर से एक राज तिलक करना, फिर से वीर राजेंद्र ने ये कार्य किया था। उसके बाद कुलोत्तुंगा चोला आए थे। कुलोत्तुंगा चोला में काफ़ी सारे जगहों पे अपने जो मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री और कमर्शियल बेस लगाए थे। उसमें से एक जो हमें उल्लेख मिलती है वो है कि तमासिक एरिया में उन्होंने एक सैनिक और व्यापारी का एक छोटा सेटलमेंट बनाया था जिसका नाम उन्हें सिंहपुरम रखा था, जो आज का सिंगापुर में तब्दील हो गया है। जी। तो ये भी एक बहुत की सिंगापुर की एक एसोसिएशन, जैसे बादशाह की एसोसिएशन है चालुक्य पुलकेशिन के साथ, सिंगापुर की एसोसिएशन है चोलों और कुलोत्तुंगा चोलों के साथ। तो ये भी एक दक्षिण पूर्वी एशिया में हमें देखने को मिलती है बेसिकली। तो ऐसे काफ़ी तो हम दक्षिण पूर्व एशिया की भी हमें काफ़ी सारे उल्लेख मिलते हैं। जी हाँ। और वैसे दिग्विजय की जहाँ तक की बात है कि तो दिग्विजय की जो अवधारणा है वो तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, और जो हमारे धर्मगुरु हैं वो धर्म के लिए दिग्विजय करने निकलते थे। जैसे आदिशंकराचार्य भी दिग्विजय पर निकले थे और उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अद्वैत वेदांत का, सनातन धर्म का जो झंडा था वो चारों दिशाओं में गाड़ा था। तो ये जो दिग्विजय का सिद्धांत है, ये हमारे धर्मगुरु भी इसका पालन किया करते थे, इसका अनुसरण किया करते थे। तो आज ये कैसे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था। नहीं, सही कहा आपने। और जैसे हमने राइटफुली कहा कि ये दिग्विजय की कॉन्सेप्ट तो हमारी परंपरा की एक अभिन्न अंग तो है ही इसमें। तो और अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे ये जो भारतीय दिग्विजय हुए थे, आध्यात्मिक, धार्मिक और सभ्यता के हिसाब से भी उनमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए वो जगहों पे। तो गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंने यूनान की बात कही थी मैंने, देखिए तो यूनान में अगर आप आर्कियोलॉजिकली देखेंगे तो भारतीय शासन काल के पहले एक पाषाण काल की स्थिति थी, यानी स्टोन एज, नोमैडिक हंटर गार्डर हैं एक्सेट्रा। तुरंत भारतीय शासन काल के बाद हमें कृषि की एविडेंस मिलती है,
हमें शहरीकरण की एविडेंस मिलती है, हमें अलग अलग किस्म के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, लोहे, धातु, इसके सब, उसके हमें एविडेंस, तो आर्कियोलॉजिकली भी हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। जो जिंगयांग है वो भी एक क्लासिक एग्जाम्पल। जिंगयांग के जो पहले राज्य थे वो सनातनी राज्य थे। उनका जिक्र भी, अगर आप चाइनीज भी ये देखते हैं, उत्तर कुरु बोला जाता था। उत्तर कुरु बोलते हैं, एग्जैक्टली, अग्नि देश। इनफैक्ट मेरा एक टेक्स्ट है जो जिनने मैंने रेफर किया, कंस देश विवरणा, यानी एक भाग है उसे कंस देश बोलते थे, अग्नि देश विवरणा, अग्नि देश बोलते थे, उत्तर कुरु विवरणा, उत्तर कुरु गंगा, यानी उनके नाम भी जो थे वो सनातनी थे और संस्कृत से प्रभावित थे। तो फिर से आप देखेंगे कि आप भारतीय शासन काल के उत्तर कुरु भी था, उत्तर माद्र भी था। सही बात है। जैसे अभी आप देखेंगे जिंगयांग में एक जगह का नाम है काशगर, उसका ओरिजिन नाम है काशी। काशी। तो जैसे आप देखेंगे तो वो तो पूरी तरह से सिविलाइजेशन जो थी जिंगयांग की वो सनातनी ही थी। और उसके पहले अगर फिर से आप आर्कियोलॉजिकली देखेंगे तो एक पाषाण काल की सिटी मिलती है, वो जो कुरगन बरियल्स जो बोलते हैं वो भारतीय शासनकाल के पहले मिली थी। एकदम भारतीय शासनकाल में हमें कृषि मिलती है, और वो तो एक डेजर्ट एरिया है टकलामाकन, तो उधर जाके उन्होंने कृषि फैलाया, शहरीकरण किया, इट वॉज कंसिडर्ड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन एक सिविलाइजेशन। तो आप जैसे देखते हैं ना, भारत दिग्विजय की एक आध्यात्मिक दिग्विजय होती है, एक सभ्यता की दिग्विजय होती है, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ इट इट्स ऑल्सो एक सैनिक दिग्विजय होती है। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जी जी जी। तो अब आते हैं अगली सहस्राब्दी पर। वैसे कोई बचा हो पिछली सहस्राब्दी में तो उसका भी उल्लेख कर लें। हाँ, एक जो मेरे मन से छूट गया था वो है बुद्धगुप्त विक्रमादित्य थे। तो गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे जिनका नाम था बुद्धगुप्त विक्रमादित्य। एक दिलचस्प बात मैं कहना चाहता हूँ, वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस है वो जनरली बुद्धगुप्त को बुद्धा गुप्त ट्रांसलेट करते हैं, यानी बुद्धा। अभी इन्हें ये पता नहीं है कि बुद्ध जो है हमारे नवग्रहों के एक एक्चुअली ग्रह है। तो बुद्धगुप्त जो थे तो वो एक्चुअली एक बहुत बड़े महाविष्णु भक्त थे। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या बिलीव करते थे कि नहीं बिलीव, बट आई जस्ट वांट टू टेल दिस कि कैसे मिस ट्रांसलेशन होती है। तो ये बुद्धगुप्त विक्रमादित्य जो थे एक बहुत बड़े सम्राट थे। उनकी हमें एक लैंड ग्रांट मिलती है, यानी एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसका नाम है दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन। वो इंस्क्रिप्शन में एक फिजिकल लैंड सर्वे होती है, और वो कहाँ पे होती है? हिमालय में इंडो तिब्बत के आज की जो बॉर्डर है डोंखा पास, तो वो दोंगा ग्राम बोलते हैं। हिमा शिखर दोंगा ग्राम, यानी हिमालय के शिखरों के बीच में जो बसा है डोंगा ग्राम। जो उधर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की, और एक जो व्यापारी थे उधर, उन्होंने जो काफ़ी सारा ज़मीन है वो खरीद के वो एक भंडार घर बनाना चाहते थे। वो ये मंदिर का जो जो बोलते धर्मशाला है, मंदिर से जुड़ा हुआ जो धर्मशाला, वो बनाना चाहते थे एक्सेट्रा। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दोंखा का ये लैंड ग्रांट देने के लिए उन्हें एक सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। और सैनिक कार्रवाई कहाँ करनी पड़ी? नॉट जस्ट हिमालय, पर हिमालय को पार करके तिब्बत में। तो अगर तिब्बती आप सूत्र देखें तो जो बौन और तिब्बती बौद्ध सूत्र हैं वो हमें कहते हैं कि यही समय में भारत से एक राजकुमार आए थे साउथ जो ना ये सदर्न साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न तिब्बत में, और ये रीजन में आके इन्होंने एक राज्यवंश की स्थापना की थी। और ये राज्यवंश की स्थापना अगर हम रिलेट करें तो ये तिब्बत की जो पहली एकीकरण करने वाली जो राजवंश थी वो उस राजवंश से ताल्लुक रखती है। तो काफ़ी सारे तो जो तिब्बती स्क्रिप्ट है या लिपि है वो तो हमारे ब्रह्मी से ही उभर के आई है। सिमिलरली उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी नालंदा परंपरा से ही उभर के आई है। जी हाँ, वो तो यहाँ जब नालंदा को इन्होंने जलाया था तो उस समय अधिकतर जो बौद्ध भिक्षु थे वो तिब्बत चले गए थे। करेक्ट, परफेक्ट। और वो वज्रयान परंपरा उन्होंने वहीं पर आरंभ की थी, जो हमारे तंत्र से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। एकदम सही बात था। तो ये जो उनका एक मार्ग था भारत से तिब्बत जाने वाला, तो ये मार्ग को बुद्धगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी सैनिक कार्रवाई से काफी सारे ऐसे सेटलमेंट और बेस बना के ये मार्ग को खोल के रखा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण सैनिक कार्रवाई थी। अगर ये मार्ग खुली नहीं थी तो जब भारत में नालंदा जल गई थी, या भारत में जब आक्रमण हुए थे, बहुत सारे हमारे ग्रंथ जो थे वो तिब्बत में जाके प्रिजर्व नहीं होते थे। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से एक सैनिक कार्रवाई थी जो उन्हें तिब्बत पे की। तो ये एक छूट गई थी आपकी हमारी पहले। तो अब आ जाते हैं हम
1000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक। और 1000 ईसा पूर्व के बाद आपकी ये जो पुस्तक है, हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको याद दिला दें, ये पुस्तक है वेंकटेश रंगन जी की। इस पुस्तक का नाम है भारत मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन फॉरेन लैंड्स, और ये सुबु पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है जी। तो अब इसमें आपने गोविंद चंद्र गाहड़वाला का नाम रखा हुआ है सबसे पहले इस सहस्राब्दी में। तो ये एक बहुत ही मैं सोचता हूँ फिर से एक बहुत प्रेरित करने वाले सम्राट हैं। तो गाहड़वाल गोविंद चंद्र जो थे, ये कन्याकुब्ज के राजा थे, और इन्हें 2 उपाधि दी गई थे, कन्याकुब्ज के राजा और काशी के राजा। जी हाँ, जी हाँ। तो आप अगर देखेंगे कि वो समय में जो गाजनविद थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी आक्रमण किया था कन्याकुब्ज के ऊपर, और जो गोविंद चंद्र के पिताश्री थे बदन चंद्र, उन्हें बंदी बना दिया था। तो उस समय तो हर जगह पे निराशा हुई थी कि अभी क्या करेंगे, हमारे जो मंदिर है वो बचेंगे नहीं। तो उस समय में गोविंद चंद्र ने जो दुश्मन के छावनी है उसमें घुस के उन्होंने उधर एक छापेमार लड़ाई की थी और गाजनविद को हराया था। और वो एक प्रत्याक्रमण में लोहवार, जो लाहौर है, लोहवार, उधर तक उन्हें जाके आक्रमण किया था और गाजनविद के ऊपर गाजनविद को पराजय किया था। तो अभी यही गोविंद चंद्र हैं जिनके ऊपर हमें एक ग्रंथ है प्रकृत पैंगलम। तो ये प्रकृत पैंगलम में एक बहुत ही दिलचस्प उल्लेख मिलता है कि गोविंद चंद्र ने भोट के राजा को पराजय किया था, और फिर एक व्यू रचना करके, यानी एक सैनिक व्यू रचना करके उन्होंने चीन के दर्पहीन राजा को रण से भगाया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये व्यू रचना करके चीन के दर्पहीन राजा को भगाया था। तो बहुत सारे हमारे इतिहासकार वो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक ही सूत्र है, इसमें क्या कोरॉबरेटिव एविडेंस है? तो हमें कोरॉबरेटिव एविडेंस मिलती है। कैसे मिलती है? आप अगर देखेंगे तो गोविंद चंद्र जो थे वो एक मास्टर डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने एक तरफ कश्मीर में जो हमारे शारद घाटी है, शारदा माँ की घाटी है, उधर उन्होंने कश्मीर के जो राजवंश थे, जो हिंदू राजवंश थे, उनसे उन्हें संपर्क बनाया था और गठबंधन बनाया था। एक तरफ उन्हें उधर गठबंधन बनाया था, दूसरी तरफ उन्हें चोल राजवंश के साथ गठबंधन बनाया था। तो एक जो गाहड़वाल की राजकुमारी थी, वो एक चोल राजकुमार से उनकी शादी हो गई थी, और उनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें तंजावुर से मिलती है, तमिलनाडु से। तो एक गाहड़वाल राजकुमार की इंस्क्रिप्शन हमें तंजावुर से मिलती है, जहां उनने अपनी पूरी गाहड़वाल राजवंश की इतिहास को उन्हें पूरा उल्लेख किया है। तो ये जो है उस समय की बात है जब चोल के कुलोत्तुंग चोल पूर्व एशिया में कार्रवाई कर रहे थे, और चीन की जो सॉन्ग एम्पायर थी वो भारत विरुद्धी जो ताकतें थे उनकी वो समर्थन कर रहे थे। जो शैलेंद्र के जो मलया सुमत्रा के व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारियों को प्रतिबंध के ऊपर काफी सारे जोर दे रहे थे चीन के सॉन्ग कोड, तो उनके विरुद्ध जब अभियान लड़ी चोल ने, तो ये मेरा एक थियरी है कि गोविंद चंद्र ने एक गठबंधन के सहारे उधर लड़ा होगा चीन के साथ, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ गोविंद चंद्र के ऊपर हमें इतनी एक्सप्लिसिट मेंशन क्यों मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन सॉन्ग के और सॉन्ग के वो राजा थे जो हम बोलते हैं एम्परर गाओ, और उनके ऊपर एम्परर गाओ ने काफी सारे रण में पराजय भी फेस किए थे। हमें ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं चाइनीज हिस्ट्री में। तो ये हमें काफी कोरॉबरेट होती है कि गोविंद चंद्र ने एक्चुअली लड़े थे चीन के साथ, चीनी सेना के साथ, और उन्हें चीनी सेना के ऊपर विजय पाया था। तो ये गोविंद चंद्र की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अबाउट 1114-1115 CE बेसिक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बाद में तो पूरे गाहड़वाला वंश को कलंकित कर दिया जयचंद का नाम लेके, जबकि जयचंद का कोई लेना देना नहीं था। वो भी एक झूठा इतिहास बनाया गया और वो भी गढ़ा गया बहुत बाद में जाके। उनका जो है वो उल्लेख जाके मिलता है अकबर के ज़माने में, अबुल फजल ने उनको आरोपित किया जाके, और लोगों ने उसको बना दिया कि साहब जयचंद। अरे भाई, जयचंद को किसी ने बुलाया हो और ना गया हो तब तो वह आरोपी हो सकता है। पृथ्वीराज जो थे वो स्वयं इधर उधर इतने झगड़े कर रखे थे, उन्होंने स्वयं नहीं बुलाया उसको अपने अहंकार में, मैं अकेला इसको हरा लूँगा। खैर, वो तो विषयांतर हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें, और विजयनगर साम्राज्य ने भी कुछ इस प्रकार के विजय अभियान किए हैं। जी हाँ। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए, पहले तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 12वीं या 13वीं शताब्दी के बाद जो कि भारत के ऊपर एक लगातार आक्रमण हुए और सल्तनत की काफ़ी स्थापित हो गई, जो दिल्ली सल्तनत है, उनके जो
सैटेलाइट किंगडम्स है। तो काफ़ी सारे हमारी रुख जो है वो डिफेंसिव हो गए, और ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हमारी सभ्यता की रक्षा करनी थी, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी बेसिकली। लेकिन फिर भी देवराया के समय में, विजयनगर के साम्राज्य के देवराया के समय में हमें एक उल्लेख मिलती है कि पेगू और तेनेस्रीम जो आज के म्यांमार में है, तो उधर उन्होंने अपनी नौसेना भेजी थी, और उधर फिर से ये एक आर्थिक कारणों के वजह से जो हमारे व्यापारियों की प्रतिबंध लगाया था उन्हें, तो उधर जाके उन्होंने काफ़ी सारे एक्सेस दिलाए हमारे व्यापारियों को, और काफ़ी सारे ट्रिब्यूट भी कलेक्ट किया। तो ऐसे एक हमें उल्लेख मिलता है देवराय के समय। लेकिन जैसे मैंने बोला था, ज़्यादातर हमें ये जो समय है विजयनगर का, उसमें हम काफ़ी सारे डिफेंसिव थे, और ऑब्वियसली हमारे एक सभ्यता की रक्षा के लिए ये भारत के अंदर ही जो सल्तनत थे और काफ़ी सारे आक्रमणकारी थे उनसे ये लड़ रहे थे। जी, फिर इसके बाद और कोई उल्लेख मिलता है क्या? हाँ, तो हमें 17वीं शताब्दी में हमें दो महापुरुष थे। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़े युग पुरुष थे, महायुग पुरुष थे। और एक और जो हमें उल्लेख मिलती है वो है लद्दाख के राजा सिंगे नामग्याल की। तो मैं अगर उनका पहले मैं उनका वर्णन करूं तो देखिए, पूरे 17वीं शताब्दी में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भारत के ऐसे 3-4 जो महायोद्धा थे उन्होंने मुगल साम्राज्य की चुनौती दी थी। तो असम से हम लचित बारकोपान की बात कहें, महाराष्ट्र में तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शांबाजी महाराज थे। ऐसे ही लद्दाख में एक जो मुगलों की उन्हें चुनौती दी थी वो थे सिंगे नामग्याल। तो वो एक लद्दाख के उन्होंने एकीकरण की थी, और मुगलों की ही नहीं, उन्होंने तिब्बत पे भी जाके, जो वेस्टर्न तिब्बत है, जो हम गूगे किंगडम बोलते हैं, नागरी किंगडम बोलते हैं, उस पे उनने पूरी तरह से उनका प्रशासन फैलाया। और क्यों फैलाया, इसका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय में पुर्तगीज जो मिशनरी थे वो तिब्बत पहुंच गए थे, और जो वेस्टर्न तिब्बत के राजा थे ताशी ड्रिक्पा, तो ये ताशी ड्रिक्पा ने उन्हें एक चर्च लगाने के लिए अनुमति दी। और ये चर्च कहाँ लगी थी? जगह थी रुडोक, जो आज एक चाइनीज PLA कैंप है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो हमारी स्थिति चल रही है बॉर्डर पे, उस पे काफ़ी सारे सप्लाई बेस ये रुडोक से आते हैं। तो रुडोक में उनने एक चर्च लगाने की अनुमति की थी, और बहुत जो तिब्बत में ही लोग थे, एक बहुत भय था कि ये ताशी ड्रिक्पा ईसाई धर्म को अपना लेंगे। तो सिंगे नामग्याल ने तिब्बत में जाके पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रशासन स्थापित करके मिशनरी को उधर से खड़े दिया। और आप देख सकते हैं कि उसके वजह से तिब्बती परंपरा और तिब्बती कल्चर जो है वो और काफ़ी सारे, एटलीस्ट जो ये हम लोग 1640 1630 की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अनदर जो बोलते हैं 350-400 वर्ष तक ये कायम रही। तो ये मैं सोचता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक कार्रवाई थी, सिंगे नामग्याल थी। तो बहुत बड़े भारतीय महायोद्धा थे लद्दाख से। जी, और फिर तो हमारे युग पुरुष हमारे युग पुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका नाम सुनते ही हम पूरी तरह से प्रेरणा उठ जाती है हम सब में, और सब तो ऊर्जा और रोमांच सबसे ये तो मैं तो सोचता हूँ कि ही इज अ सेवियर ऑफ भारतवर्ष, जो अगर हम उनकी वो एक टाइटल दे उन्हें तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज में मेरे जो अनुसंधान कहती है, छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारी नौसेना जो है उसके एक बहुत बड़ी रिवाइवल के पीछे वो बहुत बड़े एक हस्ती थे जिन्हें हमारी नौसैनिक परंपरा को रिवाइव किया था। क्योंकि उसके पहले तो हमारे काफ़ी सारे हमारे राज्य विनाश हो गए थे और हमारी नौसेना परंपरा भी ध्वस्त हो गई थी। तो ये नौसेना परंपरा का एक जो अभिन्न अंग है, ये है उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेडिशन 1663 में। जी, तो 1663 में हमें एक अंग्रेजी एक रिकॉर्ड मिलती है, और वो रिकॉर्ड हमें कहती है कि जैतापुर जो महाराष्ट्र में है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 जहाज हैं, और ये जो 2 जहाज हैं, जो व्यापारी जहाज हैं, वो मोका यानी यमन तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन स्थिति वो समय में क्या थी कि 1663-1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज अंग्रेज और पुर्तगीज दोनों के विरुद्ध में वो अभियान में थे। तो वो समय में कैसा था कि जो हमारी पश्चिमी भारतीय जो हिंद महासागर है, उसमें एक दस्तक की सिस्टम चलती थी। यानी अगर आप यूरोपियंस को आप दस्तक नहीं देते थे, यानी परमिशन नहीं पूछते थे, तो वो आपके जहाज को जाने नहीं देते थे। इनफैक्ट जो मुगल के बादशाह थे वो खुद मक्का जाने के लिए उन्हें दस्तक देते थे।
तो इट वाज रियली लाइक दे वर सो पावरफुल। और दूसरी तरफ ओमान के जो यरूबा डायनास्टी है वो खुद भारतीयों के खिलाफ और जो व्यापारी थे उनके खिलाफ काफ़ी सारे कर लेते थे। और एक्चुअली वो समय में तो हिंदुओं के तो व्यापारी ना के बराबर थे जो समुद्र को पार करते थे। तो फिर ये नौसेना के ये जो 2 जहाज उन्हें बिठा के ये 2 जहाज उन्हें मोका तक इन्होंने सफलतापूर्वक एक वॉयज किया। मोका जो जिसको सोकोत्रा कहते हैं वही तो नहीं है? उसके पास है। तो सोकोत्रा एक आइलैंड है, उसके थोड़ा आगे निकलेंगे तो रेड सी के पास एक मोका की पोर्ट है, एक बंदरगाह है, बेसिकली यमन में है। यमन में, क्योंकि एडन तो मैं गया हुआ हूँ। हाँ अच्छा। एडन तो आई वाज अ सेलर, तो मैं आई हैव सेल्ड टू एडन, तो एडन के आसपास ही है क्या? एडन के आसपास ही सही। तो इसमें देखिए, इसमें एक और जो दिलचस्प बात है कि लोग कहते हैं कि हम आपको कैसे पता है कि वो मौका के गए सफलतापूर्वक, क्योंकि हमें 3 साल बाद एक मराठी दस्तावेज मिलते हैं और ये मराठी दस्तावेज में हमें एक राहूजी सोमनाथ पंडित की उल्लेख मिलती है। तो ये जो राहूजी सोमनाथ पंडित थे, इन्होंने ये कहा गया है ये मराठी दस्तावेजों में कि इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा या बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था मौका से जहाज का पलायन करके या मोका का जहाज चला के और उधर से एक व्यापार करके। तो इससे हमें ये मिलते है कि ये मोका का जो एक्सपेडिशन होगा ये तो सक्सेसफुल हुआ ही होगा, इसलिए तो राहूजी सोमनाथ पंडित। दूसरी हमें सूरत के फैक्ट्री रिकॉर्ड से मिलती है, जो अंग्रेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कहते हैं कि सालाना ऐसे 9 बंदरगाह हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिससे बासरा, फर्ज, ईरान और मस्कट तक काफ़ी जहाज जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्सपेडिशन है ये ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुए होंगे। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है 2 किस्म से। एक तो उन्होंने एक स्वराज्य ऑफ कॉन्सेप्ट समुद्र में भी लगाया था। तो एक है स्वराज्य हमारी जो भारतवर्ष की ज़मीन पे है, एक समुद्र हमारे भारतवर्ष के समुद्र में भी हमारा एक स्वराज्य है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट ने लगाया था। दूसरी चीज़ जो है, बहुत सालों, बहुत वर्षों बाद, आप ये कह सकते हैं कि 300, 400 या 500 वर्षों बाद एक हिंदू व्यापारी संगठन जो समुद्र के पार जाके व्यापार करे, जो राहूजी सोमनाथ पंडित है, उससे हमें उल्लेख मिलती है। तो आइए अब हम इन सब विजयों की, दिग्विजय की, अश्वमेध यज्ञ के, इन सब की पृष्ठभूमि में थोड़ा ये विश्लेषण करें कि हमारे पास किसी भी प्रकार से युद्ध नीति की, धर्म नीति की, शौर्य की, सिद्धांत की कोई कमी तो थी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने आरंभ में इन अरबों को खदेड़ दिया अरब की सीमा तक, दोबारा अरब यहाँ नहीं आए? तो ऐसा किस असावधानी वश या पूर्व पक्ष की किस कमी के कारण हुआ कि हमें ये आक्रांताओं का ये दुस्वप्न झेलना पड़ा और इतने वर्षों तक हमें पराधीनता झेलनी पड़ी? तो ये बहुत ही उम्दा प्रश्न आपने पूछा है इसमें। देखिए, पहले तो हमें ये प्रश्न को उत्तर के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो विजय हुए थे हमारे सम्राट, उन्होंने कैसे हमारी जो धर्म युद्ध है वो कॉन्सेप्ट उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया था। देखिए, हमारा एक धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट है जो महाभारत में भी हम कहते हैं कि कुछ हमें कोड है, हमें जैसे सिविलियंस पे अटैक नहीं करनी चाहिए, वी कैन नॉट अटैक इन अ नाइट, या ऐसे काफ़ी सारे कोड हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोड की रिलैक्सेशन हो सकती है जब आप म्लेच्छो या कोई और ऐसे समुदाय है जो आप पे आक्रमण करते हो, या जो राक्षस समुदाय है उनके वो आक्रमण करते हो, उनकी एक एक्सेप्शंस हो सकती है। और महाभारत में आप देखेंगे कि जब भीष्म पितामह भी कोड समझा रहे हैं तो बोलते हैं कि ये एक जो है एक कॉन्टेक्स्ट में है, जो आर्यों की लड़ाई है या एक धर्म लड़ाई है, उसमें कॉन्टेक्स्ट में है। जो राक्षस हैं या जो यवन हैं या जो शक है, उनके खिलाफ ये लागू नहीं होती। और जैसे आप देखेंगे कि महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे नियम तोड़े गए बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। तो जस्ट टू कम टू दी टू लेटर ऑन बेसिकली, तो ये जो भी राजा थे, तो जो विजय पाए थे, इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से सोच के, और इन्हें जो है महाभारत या चाणक्य नीति या अर्थशास्त्र है, उसकी उन्होंने एक बहुत रियल पॉलिटिक व्यू ली थी। यानी ये लिया था कि हमारे ऊपर आक्रमण आ रहे हैं, हम कैसे प्रत्याक्रमण करें, और प्रत्याक्रमण से हम ये थ्रेट को कैसे पहचानें पहले से।
लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो 11वीं 12वीं शताब्दी में थे तो बहुत सारे जो हमारे राजवंश आए थे और जिन्हें अच्छी फेस किया था, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे जो आक्रमणकारी थे और ये सफल भी हुए थे ये आक्रमणकारियों के खिलाफ, इन्होंने इसे एक दूरदर्शिता से देखा नहीं था, इन्होंने इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से देखा नहीं था और इन्हें एक बहुत नैरो धर्मयुद्ध की कॉन्सेप्ट से देखी थी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो पहली हमारी युद्ध थी तरेन की, उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तो जीती थी वो युद्ध को, लेकिन उसमें एक तबर हिंद के गढ़ था चहमानों का, ठीक है, जो घुरिद के अंदर थी। अभी मोहम्मद घोरी तो पकड़ा गया, पूरी घुरिद साम्राज्य जो थी वो बिखर गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी लेवरेज करके तबर हिंद को वापस नहीं लिया। फाइनली उन्होंने उधर तबर हिंद को घेर के 13 महीने के बाद उस पर अपना ध्वज लहराया। नो इफ इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो तबर हिंद को लेवरेज करके वो वापस लेते थे और वो घुरिद जो साम्राज्य थी उसमें जो खयास थी उसका वो अवसर लेके वो एक्चुअली एक प्रत्याक्रमण करते थे घुरिद साम्राज्य पे और पूरी तरह से विनाश करते थे, तो पूरा इतिहास बदल जाता था। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक जो इंटरप्रिटेशन थी एक धर्म युद्ध की, तो मुझे लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन एक जो चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं ली गई थी। बट ऑब्वियसली मैं तो अभी ये 21वीं सदी से बोल रहा हूँ, तो इट्स अ हाइंडसाइट बायस जो हो भी सकती है मेरे में। देखिए, दूसरी जो बात है वो है कि उस समय में क्या था कि बहुत सारे राजवंश इकट्ठा उभर के आए थे और ये सभी राजवंशों को एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की एक अपेक्षा थी और ये या जो बोलते हैं एक एस्पिरेशन थी। तो उसमें ये हो गई थी कि भाई अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बनूं। तो वो एक जो होते कॉन्सेप्ट थी कि भाई मुझे भी बनना है एक चक्रवर्ती। तो उसमें क्या था कि जो लोग गठबंधन बनाए और आक्रमणकारियों से लड़े, इसके बजाय लोग काफ़ी अकेले लड़े थे। तो आप देखेंगे पहली युद्ध जो तरेन में थे तो सब काफ़ी सारे राजा एक गठबंधन में लड़े थे, लेकिन जो दूसरी लड़ाई है तरेन में तो काफ़ी सारे राजाएं वो लड़े नहीं थे उसमें। तो मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हुए थे। लेकिन उसके बाद जब सल्तनत की स्थापित हुई थी तो बहुत सारे राजाओं ने सफलतापूर्वक उनका एक रेजिस्टेंस भी किया था। हम महाराणा हमीर के हम बात कहें या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कहें, और उन्होंने ये एक रियल पॉलिटिक व्यू जो है वो एक अपनाया था इन केस में। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि इसी की वजह से। और दूसरा मुझे ये लगता है कि एक इन्होंने जो इस्लाम का जो सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो इस्लाम का सिद्धांत है उसको यदि समझते तो ये समझ लेते हैं कि इस्लाम जो है वो टोटल वॉर के डॉक्ट्रिन पर काम करता है। और टोटल वॉर में उसका मतलब ये है कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता, महिलाओं को भी नहीं छोड़ता, वो सिविलियंस को भी नहीं छोड़ता, उनको गुलाम बनाता है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रथा भी नहीं थी। हमने इतने स्थानों पर गए, इतनी सारी विजय प्राप्त की, हम तो किसी को गुलाम बना के नहीं लाए। और ना हमने वहाँ पर उनकी सभ्यता का विनाश किया, ना हमने उनके वाणिज्य का विनाश किया, ना हमने उनके व्यापार का विनाश किया, ना हमने उनकी संस्कृति का विनाश किया। लेकिन इनका जो टोटल वॉर डॉक्ट्रिन था उसमें ये था कि भाई इस्लाम से पहले का जो कुछ भी है वो जाहिलिया है, यानी इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, और इसलिए उसको हमें समाप्त करना है। क्योंकि इनके प्रॉफिट का हुक्म है 8.39 कुरान कि साहब कि तुमको जिहाद करना है तब तक कि जब तक कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम के नीचे ना आ जाए। तो ये तो उस हिसाब से करते थे। फिर इनको जो है एक बहुत अट्रैक्शन हुआ करता था माले गनीमत का। माले गनीमत का मतलब ये है कि आपको लूट का माल, हर चीज़ इनके लिए लूट का माल थी। आज भी आप देखते हैं कि कई स्थानों पर जब लड़कियों को देख के लोग कहते हैं कि ये देखो माल है, तो वो माले गनीमत से आप उसको रिलेट कीजिए। इन्होंने इतना यहाँ पर विकृति फैला दी, इतना विद्वेष फैला दिया, उसको जो है इंटेलेक्चुअली समझकर इंटेलेक्चुअली काउंटर करने के लिए जो वॉर स्ट्रेटजीज बनानी थी वो हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसने उसके ऊपर कार्य नहीं किया। हमारे जो राजा थे उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि इस जो है वो जानते थे कि ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। तभी तो हमारे यहाँ जौहर साका हुआ करते थे, नहीं तो जौहर साका क्यों होते।
और शाखा का कारण यही था कि उनको पता था कि ये जो है वो महिलाओं को अपवित्र करेंगे, यहाँ तक कि उनकी जो है लाश को भी अपवित्र करेंगे। इसीलिए वो इतना क्रूर, इतना कठिन, इतना कठोर निर्णय लेते थे कि भाई हम जलती आग में कूद जाएंगे, जिससे कि हमारे जो शरीर बचे, जो मृत शरीर हो, उसके साथ भी कोई इस तरह की कोई बदतमीजी या बदफेली ना हो सके। तो ये जो है ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक ये एक बड़ी कमी रही। और मैं कहता भी हूँ कि सबसे पहले मैं इसका जो है जो राज तरंगिणी में 16वीं शताब्दी में मैं देखता हूँ जोन राज ने पहली बार इसके तरफ इंगित किया है कि उसने जो है एक उनका जो एक कश्मीरी पंडित जो था वो कन्वर्ट हो गया था और वो अत्याचार इनके ऊपर करता था, तो उसके बारे में उसने कहा है कि भाई ये जो है इसका ये इसकी गलती नहीं है, ये तो तुरुष्क सिद्धांत है, ये उसके अनुसार काम कर रहा है। तो इसका मतलब वहाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, लेकिन वो शायद आइसोलेटेड रही, लोगों तक नहीं पहुँची, क्योंकि उसकी यदि यहाँ पर पूरी तरह से एक मीमांसा हो जाती, विवेचना हो जाती और उसके लिए एक युद्ध नीति बना लेते, तब मुझे लगता है कि वो इसका सक्षम प्रतिकार कर सकते थे। और वो तो कमी आज भी दिखती है मुझे। आज भी जो है ये जिसको वीर सावरकर सद्गुण विकृति कहा करते थे, वो आज भी दिखती है, और जिसके लिए मैं लगातार कहता रहता हूँ कि भाई शठे शाठ्यम समाचरित, आप युद्ध नीति, धर्म नीति जो है वो जो कोई धर्मपरायण है उसके साथ ही कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ धर्म नीति नहीं कर सकते जो बिल्कुल विधर्मी, कुधर्मी, अधर्मी हैं। धर्म देखिए, इसको हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव हो सकता है, लेकिन धर्म अधर्म समभाव नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है। इनफैक्ट मुझे एक याद आ रही है एक रघुवंश की। रघुवंश में जब चक्रवर्ती रघु के ऊपर ये बात कहते हैं, तो परासिकों से लड़ने से पहले ये कहते हैं कि चक्रवर्ती रघु जो थे वो एक राज ऋषि जैसे वो राज ऋषि की स्थिति में बन गए थे। राज ऋषि का मतलब क्या है कि उन्हें पूरी तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के उनने परासिकों की जो खामियां हैं और जो उपलब्धियां हैं दोनों की उनने एक पहचान बनाई और जो उन्हें एक स्टडी किया, और उसी के बाद उन्हें एक रणनीति बनाई, और जहां वो सबसे कमजोर थे वहां पे उन्हें हमला किया, जो परासिकों को एक वो जो मार्ग था एक हमला किया। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमेशा ये हमें ये जो हमें जाननी चाहिए कि जो दूसरी तरफ की एक जो ताकतें हैं जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ हैं, उनके वो रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम ये जो रूल्स अप्लाई करते हैं। एंड दिस इज रियली एज यू सेड, इट्स नॉट सर्वधर्म संभव, ये धर्म और अधर्म की एक मेल नहीं हो सकती। सो आई वुड एग्री विद इट। बिल्कुल। तो एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आपकी जो एक पुस्तक है पाई एंड प्रोज, हाँ, तो वो जो पाई एंड प्रोज में आपने विवेचन किया है वो आर्यभट्ट के बारे में। हाँ, तो आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक बता देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमें विभाजित करने के लिए जो सामने वालों ने हमारा पूर्व पक्ष किया है वो ये किया है कि हम जो थे वो जातियों में ऊंच नीच मानते थे इत्यादि इत्यादि। तो आर्यभट्ट का मुझे लगता है सर्वोत्तम उदाहरण है जो इस एक मिथक को ध्वस्त कर सकता है। सही बात है, सही बात। तो जैसे आपने कहा था, बेसिकली आर्यभट्ट के काफ़ी सारे परंपरा भी हैं। तो कुछ परंपरा तो ये भी कहते हैं कि वो ब्राह्मण जाट से नहीं थे, कुछ परंपरा कहते हैं कि वो ब्राह्मण जाट से थे। लेकिन जो भी है, जो आर्यभट्ट थे उन्हें गुरुकुल में शामिल किया गया। वो गुरुकुल से ही काफ़ी एक उत्तम दर्जे के एक शिष्य थे, और ये मैंने पाई एंड प्रोज में भी मैंने ये लिखा है, इनकी एक बायोग्राफी है ये उसके ऊपर बेसिकली। तो उन्हें काफ़ी सारे अपने जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं ये गुरुकुल में भी किया था। और देखिए एक और जो चीज़ जो एक डिस्टॉर्शन है आर्यभट्ट के ऊपर, तो आज भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे वेस्टर्न हिस्टोरियंस
ये बोलते हैं कि आर्यभट्ट इन्वेंटेड डेसिमल सिस्टम या आर्यभट्ट इन्वेंटेड कॉन्सेप्ट जीरो। ये आर्यभट्ट खुद ये कहते हैं कि मैंने ये इन्वेंट नहीं किया, ये ऑलरेडी हमारी वैदिक परंपरा में थी। मैं तो एक रत्न जो था जो सागर में खोया था, मैंने वो रत्न को मैं एक निकाल रहा हूँ और मैं उभर के ये लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये खुद भी अपने आप को एक सूत्रकार और भाष्यकार के रूप में ये मानते थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और तो यही हमें जो आर्यभट्ट की जो जीवन है उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो है कि जन्म से जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो ऐसी जन्म के ऊपर इतनी जो बोलते फोकस नहीं देती थी, जो हमारे जनरली जो एक लेफ्ट लिबरल अटैक जनरली होती है कि इधर काफ़ी ऊंच नीच का ये दर्जा होता था। तो वो डेफिनेटली हम आर्यभट्ट की कहानी से भास्कराचार्य ने भास्कराचार्य द्वितीय ने तो आर्यभट्ट के नीच कुल होने का वर्णन करके उसका थोड़ा सा उपहास भी किया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आर्यभट्ट को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए सर्वोत्तम गुरुओं ने न केवल उनको अपनाया, बाद में अनेक उच्च कुलीन ब्राह्मणों ने उनको गुरु बनाया। और आप अगर देखेंगे तो आर्य पक्ष जो उनकी एक पूरी एक ज्योतिष की एक ये स्कूल बनी, उसमें काफ़ी सारे गुरुकुल, काफ़ी सारे घाटिकाएं भी जुड़ गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं ना ही काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना, काफ़ी सारे संस्थाओं ने भी उन्हें अपना लिया और ये हज़ारों साल तक ये आर्य पक्ष की एक प्रथा चली। और एक जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो कि आपने आर्यभट्ट की उल्लेख की थी, विच ऑल्सो लिंक्स टू अपना जो ये भारत मिलिट्री कैंपेन है। आप ये देखेंगे कि 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद आर्य पक्ष का विनाश पूरे भारतवर्ष में हो गया था और काफ़ी सारे जो आर्यभट्टिया थे वो हमें लुप्त हो जाते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ केरला। लेकिन हमें जो पहला आर्यभट्टिय मिलता है वो मिलता है 1574 साका थे। ये कौन सा काल है? ये वही काल है जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना स्वराज्य का स्थापित कर रहे थे। तो ये बात आप देख सकते हैं कि शातर धर्म के वजह से, एक सैनिक परंपरा के वजह से वैज्ञानिक परंपरा भी उभर के आती है, बिकॉज दे फील सिक्योर कि एक राजा है जो हमारी रक्षा करेगा। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो हमारे आर्यभट्ट और ये शातर धर्म से मेल खाती जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश जी, बहुत ही उत्तम आपका ये आख्यान रहा और बहुत ही उत्तम चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद टीजेडी पॉडकास्ट की ओर से। जय हिंद, वंदे मातरम।